ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयशा का मैसेज पढ़कर अनिका हैरान रह गई। आयशा ने अनिका को येलो आर्किड की कुछ तस्वीरें भेजी थीं और उसके साथ साथ उन फूलों को होने वाली तकलीफों के बारे में लिखा था। उन्होंने इसी के साथ साथ अनिका से एक सवाल पूछा था, क्या तुम इस पौधे को ठीक कर सकती हो? अगर तुम इस पौधे का इलाज कर सकती हो तो मैं तुम्हें बदले में एक सच्ची कहानी सुना सकती हूँ। अनिका जान चुकी थी कि आयशा किस सच्ची कहानी के बारे में बात कर रही थी। मैसेज पढ़ते ही अचानक अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका ने आयशा को जवाब देते हुए लिखा, मैं अभी आपके घर आ रही हूँ। अनिका तेजी से ड्राइव करके आयशा की विला की ओर जाने लगी। सारे रास्ते अनिका यही सोच रही थी कि आखिर वह क्या कारण हो सकता है जिससे अपनी मां से एक बेटे को जुदा कर दिया था। अनिका कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह एक पल के लिए भी अब आर्यन अलेक्जेंडर और रिया की जुदाई बर्दाश्त कर सके। अनिका खुद एक काफी प्रैक्टिकल मां थी। वह अपने इमोशंस और अपने काम के बीच में बैलेंस बनाकर रखना जानती थी, मगर फिर भी आज के जमाने की प्रैक्टिकल मां होने के बावजूद अनिका उस दिन के बारे में सोच नहीं सकती थी कि अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन के बिना ही अनिका कहीं दूर अकेले अपनी जिंदगी गुजारे। अनिका जानना चाहती थी कि इस दुनिया में ऐसा क्या कारण हो सकता था जिस वजह से एक मां ने अपने आप को अपने बेटे से दूर कर दिया था। जब अनिका आयशा की विला में पहुंची तो आयशा अपने ग्रीन हाउस के सामने गार्डन बेंच पर बैठी चाय पी रही थी। उनके हाथ में चाय का कप था, मगर उनका ध्यान ग्रीन हाउस में लगे अपने पौधों पर था। बिल्कुल ही शांत और शिथिल वातावरण में आयशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मोम का पुतला थी जिसे गार्डन में सजाया गया था। गार्डन में ना तो किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां हिल रही थी और ना ही आसपास किसी भी तरह का कोई शोर सुनाई दे रहा था। बिल्कुल शांत और स्थिर वातावरण में आयशा बिना पलक झपकाए बस अपने सामने बने ग्रीन हाउस में खड़े रखे पेड़ पौधों की ओर देख रही थी। अनिका की कार आखिर विला के अंदर रुकी। आयशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की कार की आवाज उनके कानों पर नहीं पड़ी थी। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका धीरे से चलकर आयशा के बगल में जाकर बैठ गई। आयशा ने तब भी अपने पलकें नहीं झपकाई। अनिका ने धीरे से आयशा के कंधों पर हाथ रखकर पूछा, बताइए, क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? आयशा ने कप का सामने टेबल पर रखते हुए अनिका से पूछा, क्या तुम उस पौधे का इलाज कर सकती हो? वह एक खास किस्म के आर्किड फ्लावर है। इससे पहले कि आयशा उन फूलों के बारे में और कोई जानकारी अनिका को देती, अनिका ने कहा, मैं उन फूलों के बारे में सब कुछ जानती हूँ और उनका इलाज करने की भी जरूर कोशिश करूंगी। अनिका उन लोगों में से थी जो झूठे वादे नहीं किया करती थी। अनिका जानती थी कि वह उन फूलों का इलाज जरूर कर सकती थी, मगर वह किसी भी तरह की झूठी उम्मीद देकर अपने आप को और उस इंसान से बांधना नहीं चाहती थी। अनिका जानती थी कि इलाज करते वक्त कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कभी कोई इलाज पेशेंट पर काम न करे, हो सकता है कि पेशेंट की बीमारी डायग्नोस करने में कोई गलती हो जाए, या फिर सब कुछ सही होने के बावजूद भी पेशेंट बच ना पाए। मेडिकल हिस्ट्री में कई तरह के अजीबोगरीब किस्से हो सकते हैं। इंसान हो या पेड़ पौधे, इलाज करने के बाद शरीर पर क्या असर होगा यह तो वक्त ही बता सकता था। अनिका के इस तरह के स्वभाव के बारे में आयशा भी अच्छी तरह जानती थी। वह जानती थी कि अनिका की कोशिश का मतलब होता था कि वह पक्का उन पौधों का इलाज करेगी। फिर मुस्कुराते हुए आयशा ने अनिका से कहा, क्या तुम सचमुच मेरी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? अनिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, अगर मैं कहूँ कि सच्चाई सुनने के बाद तुम्हारे भविष्य पर इसका गहरा असर हो सकता है, तब भी तुम यही कहोगे कि तुम यह कहानी सुनना चाहती हो? अनिका आयशा की बातें सुनकर हैरान जरूर हो रही थी, मगर वह इस वक्त सिर्फ इतना जानती थी कि वह आयशा के मुंह से वह सच सुनना चाहती थी
जिसने एक माँ को अपने बेटे से अलग कर दिया था। अनिका ने फिर से हाँ में अपना सर हिला दिया। आयशा मारवा ने अनिका से कहा, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, क्या इस बारे में तुमने रोहित से कभी बात की है? क्या रोहित का भी यही मानना है कि सच्चाई जानने के बाद अगर उसके भविष्य पर इसका गहरा असर हुआ, तब भी क्या वह इस सच्चाई को सुनना चाहता है? इससे पहले कि अनिका सवाल का जवाब दे पाती, अनिका और आयशा मारवा के कानों पर एक काफी गहरी और सख्त आवाज पड़ी। हाँ, मैं सब कुछ सच सच सुनना चाहता हूँ। जैसे ही चौंक कर अनिका और आयशा ने पीछे मुड़कर देखा, रोहित अनिका की कार से लगकर अपने दोनों हाथ फोल्ड किए खड़ा था। अपने दोनों हाथ जेब में डालने के बाद रोहित धीरे धीरे आयशा और अनिका की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित की हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच की थी। रोहित जैसे जैसे आयशा के पास आ रहा था, आयशा को ऐसा लग रहा था कि नन्हा सा रोहित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए थे। वह रोहित जो अपनी माँ के प्यार को तरसता हुआ, बारिश में भीगता हुआ दरवाजा नॉक कर रहा था, उस रोहित ने अपना रूप रंग बदल लिया था। रूप रंग के साथ साथ रोहित की कद काठी भी काफी ऊंची हो गई थी। यूं कहा जा सकता था कि आयशा यह महसूस कर रही थी कि अब रोहित के चेहरे तक पहुंचना उसकी बस में नहीं था। किसी जमाने में जो बच्चा आयशा की गोद में खेला करता था, आज वही रोहित मारवा जब आयशा मारवा के सामने आकर खड़ा हुआ, तब आयशा को अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा। रोहित के सामने आते ही आयशा की आंखों में आंसू दिखाई देने लगे, मगर आयशा ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने आप को संभाला हुआ था। आयशा ने रोहित से पूछा, क्या सच्चाई सुनने के बाद तुम अपनी जिंदगी में होने वाले बदलाव को स्वीकार कर पाओगे? कारण जो भी हो, क्या तुम कभी अपनी माँ को माफ कर पाओगे? मैं जानती हूँ कि एक माँ के छिन जाने का दुख क्या होता है। रोहित ने इस बात का बड़ी ही एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, मैं भी जानता हूँ कि एक बच्चे के छिन जाने का दुख क्या होता है। रोहित की हाजिर जवाबी देखकर अब आयशा माँ को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसका नन्हा मुन्ना रोहित अब एक काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बन चुका था। आयशा ने अपनी नजरें झुकाते हुए रोहित से पूछा, क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर आयशा मारवा की इस बात का जवाब देते हुए कहा, बचपन में मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बचपन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। मुझे हमेशा से यह लगता कि मेरी जिंदगी में मेरी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है। घर पर अपने भाइयों के साथ जब भी मेरा झगड़ा होता, तो मेरी चाचियां मेरे भाइयों के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाती। तब हमेशा मुझे महसूस होता कि काश आज मेरी माँ मेरे साथ होती। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी में मेरे पिता भी शामिल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि दोनों को भगवान ने मुझसे छीन लिया था। दोनों जिंदा थे, तंदुरुस्त थे, बस मेरे साथ नहीं थे। वक्त बीतता गया, माँ की ममता से मैं दूर होता चला गया। धीरे धीरे बिना माँ बाप के रहने की मुझे आदत पड़ने लगी। जब मैं बड़ा हुआ, तब तक मुझ में इतनी समझ आ चुकी थी कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपके पास वजह रही होगी। वजह जो कुछ भी हो, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। आपको माफ करना मेरे लिए बेहद मुश्किल रहा था, मगर वक्त ने मुझे माफ करना भी सिखा दिया। रोहित की बातों में बिल्कुल इमोशंस नहीं थे। रोहित ने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की तरह अपनी आप बीती आयशा को सुनाई थी। रोहित की बातों में जरूर इमोशंस नहीं थे, मगर रोहित ने जो बात कही थी उसका असर इतना ज्यादा था कि आयशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आयशा भी अपने आप को इस घड़ी पर कमजोर नहीं करना चाहती थी, मगर अपने बेटे के मुंह से अपनी आप बीती सुनने के बाद एक माँ अपने आंसू नहीं रोक पाई। कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद अचानक ही आयशा ने अपने आप को संभालते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे खुशी है तुम अब इस देश के और दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक हो। बिजनेस की भाषा तुम खूब अच्छी तरह से समझते हो। चलो, आज तुम्हारी माँ होने के नाते मैं भी तुम्हारे सामने एक बिजनेस डील रखती हूँ। रोहित और अनिका दोनों हैरान होकर आयशा की ओर देखने लगे। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, इस डील में उतरने से पहले तुम्हें यह जान लेना बहुत जरूरी है
कि मेरे अतीत से जुड़ी कहानी सुनने के बाद हो सकता है तुम्हारे फ्यूचर पर इसका असर पड़े। मेरा मतलब है अब तुम 3 बच्चों के बाप हो, तुम्हारी एक खूबसूरत बीवी है। हो सकता है मेरे अतीत से जुड़े सच को जानने के बाद तुम्हारे परिवार पर भी इसका असर पड़े। क्या तुम यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? रोहित हालांकि आयशा की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया था, मगर रोहित एक ऐसा बिजनेसमैन था जो किसी भी बिजनेस डील में जुड़ने से पहले अपने साथ जुड़ने वाले का कॉन्फिडेंस देखा करता था और ना ही उसका एक्सपीरियंस। रोहित के कुछ फैसलों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रोहित के खिलाफ खड़ा कर दिया था, मगर उन्हीं फैसलों ने भविष्य में जाकर कंपनी को काफी प्रॉफिट पहुंचाया था। रोहित ने गार्डन में पड़ी एक चेयर के ऊपर बैठते हुए आयशा से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो ठीक है, अब मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं अपने अतीत से जुड़े राज तुम दोनों के सामने रखूं, मेरी भी एक शर्त है। तुम मेरे भेजे हुए फूलों के पौधों का इलाज करना होगा। अगर अनिका पौधे का इलाज करने में कामयाब होती है तभी मैं तुम दोनों को वह सच्चाई बताऊंगी, और अगर अनिका उन फूलों का इलाज नहीं कर पाती है तो मैं यह समझ लूंगी कि मेरी किस्मत में यही लिखा था और मेरे बचे हुए दिन मैं भी यही इसी बंगले में इन फूलों के बीच गुजर लूंगी। रोहित आयशा की इस तरह की शर्त को समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले कि यह आयशा की रखी हुई शर्त के बारे में अनिका से कोई बातचीत करता या डिस्कशन करता, अनिका ने अपनी पर्स से एक चिट्ठी निकाली और आयशा के हाथ में थमा दी। कार ड्राइव करके आयशा के बंगले तक पहुंचने से पहले ही अनिका ने उस पौधे के सारे सिम्टम्स को जान लिया था और अनिका ने उस पौधे के लिए एक दवाई भी लिख रखी थी। यह दवाई काफी साधारण इंग्रेडिएंट्स से बनी थी। अनिका ने किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया था। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में अनिका को जितनी भी जानकारी थी, उन्हीं जानकारी को अमल में लाकर अनिका ने आयशा को दवाई प्रिस्क्राइब की थी। आयशा ने उस चिट्ठी की ओर देखकर अनिका से कहा, इतनी जल्दी तुमने दवाई लिख दी थी? अनिका ने आयशा से कहा, थोड़ा बहुत जानती हूँ बॉटनी के बारे में। इसी दवाई के जरिए मैंने कई पौधों का इलाज किया है। अनिका की यह बात काटते हुए आयशा ने कहा, मगर क्या तुम जानती हो यह काफी रेयर फूल हैं। यह पौधे तो हमारे देश में कहीं मिलते भी नहीं हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि इसी दवाई के जरिए तुम इस पौधे का भी इलाज कर पाओगे? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, चाहे हमारे देश का कोई इंसान हो या बाहर के देश का कोई इंसान हो, शरीर तो सिर्फ 5 धातु से बना होता है। उसी तरह पेड़ पौधे कहीं की भी हो, उनके अंदर की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। आयशा जानती थी कि अनिका की बातों में दम था। अनिका ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की थी वही दवाई आयशा ने सागर को भिजवा दी। आयशा ने रोहित और अनिका की ओर देखते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारी लिखी हुई दवाई क्या असर लाती है। अनिका की लिखी हुई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन सागर को भेजने के बाद सभी लोग सागर की कॉल बैक का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक जब सागर का कोई रिप्लाई या कॉल बैक नहीं आया तो आयशा ने खुद ही सागर को कॉल लगा दिया। जैसे ही सागर ने कॉल रिसीव किया, आयशा ने उससे कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भेजी है और मुझे यकीन है कि इस प्रिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करने के बाद उस ऑर्किड्स के पौधे में जान वापस लौट आएगी। सागर कुछ देर तक फोन पर खामोश रहा। उसके बाद बड़ी धीमी आवाज में सागर ने आयशा से पूछा, मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह प्रिस्क्रिप्शन आपको किसने लिख कर दी है? आयशा ने भी इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरी बहू ने लिख कर दी है, मगर यह मत समझना कि क्योंकि वह मेरी बहू है इसलिए मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ। मुझे यकीन है क्योंकि मेरी बहू ने खुद मेरी आंखों के सामने इससे पहले कई बार बीमार पौधों को अपनी दवाइयों से ठीक किया है। इनफैक्ट इससे पहले मेरी बहू ने एक ऐसे पौधे में जान वापस लौटाई थी जिसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर इस पौधे में तो अभी काफी जान बाकी है। सागर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सचमुच आपकी बहू ने जो दवाई लिख कर भेजी है वह काबिले तारीफ है। सागर आयशा से कुछ कहना चाहता था मगर वह खोलकर अपनी बात कह नहीं पा रहा था। आयशा ने फोन पर सागर की हड़बड़ाहट को पहचान लिया था। आयशा ने सागर से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो?
मगर खुलकर बता नहीं पा रहे हो। सागर अब जान चुका था कि छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए अटकती हुई आवाज में सागर ने आयशा से कहा, मैडम, वह बात दरअसल यह है कि अभी जब 2 घंटे पहले हमारी फोन पर बात हुई, उसके बाद देविका जी का फोन मुझे आया था। उन्होंने मुझे एक दवाई लिखकर भेजी और मैं भी किसी भी हालत में पौधे को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने वह दवाई तुरंत पौधों पर आजमाए और चमत्कार की बात यह रहा कि 2 घंटे के अंदर पौधों में काफी सुधार आ गया है। इसलिए वादे के मुताबिक अब मुझे यह स्पेशल ऑर्किड्स का पौधा देविका जी को देना होगा। मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बहू ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर भेजा है और देविका जी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर भेजा है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 1-2 चीज़ें यहाँ वहाँ है। मगर आपकी बहू ने जो दवाई लिखकर भेजी है वह भी काबिले तारीफ है। मगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको अपनी हालत पहले ही बता चुका हूँ। अगर यही दवाई आपने मुझे 2 घंटे पहले लिखकर भेजी होती तो मैं खुशी खुशी यह पौधा आपके हवाले कर देता। मगर आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। आयशा को इस बात की खुशी जरूर थी कि वह पौधा अब खतरे से बाहर था, मगर आयशा को इस बात का दुख भी जरूर था कि जो स्पेशल फूल आयशा ने अपने ग्रीन हाउस के लिए मंगवाए थे वह अब देविका के घर की रौनक बढ़ाएंगे। आयशा को अब इस बात का एहसास होने लगा कि धीरे धीरे देविका आयशा की जिंदगी से उसकी हर फेवरेट चीज पर अपना काबू करना चाहती थी, चाहे वह आयशा मारवा का पति हो या उसका परिवार। अब यह बेहद खूबसूरत ऑर्किड के फूल कुछ देर की खामोशी के बाद सागर ने फोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयशा से कहा, मैडम, वैसे देविका जी ने कल फूलों का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा है जिसमें देश के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है, जो लोग बॉटनी के बारे में जानकार हैं और जो लोग आप ही की तरह फूलों को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। कल उन तमाम लोगों को इनविटेशन भेजा गया है और उसी एग्जीबिशन में इन फूलों को सबके सामने रखा जाएगा। यह फूल कल एक एग्जीबिशन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहने वाले हैं। देखें, आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं अब तक तो अच्छी तरह जान चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपको फूल कितने पसंद हैं और आपने किस तरह से अपने घर में कई सालों से इस तरह के रेयर और खूबसूरत फूलों को संभाल कर रखा है। मगर मुझे अब इस बात का भी अंदाजा लग चुका है कि हो न हो देविका जी को कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने में ज्यादा मजा आता है, बजाय इसके कि उन्हें फूलों की कोई परवाह है। बस उन्हें इस बात की तसल्ली है कि यह फूल आपके पास नहीं है और उनके पास जा रहे हैं। फोन पर उसके साथ बात करते हुए मैंने खुद यह बात महसूस की है। खैर, आपके बीच जो तनाव चल रहा है मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप इन फूलों की सच्ची हकदार भी हैं और सही कदरदान भी, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे मजबूरन यह फूल देविका जी को देने होंगे। आयशा को अब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब सागर ने यह फैसला कर ही लिया था कि वह फूल किसी भी हालत में देविका को भिजवा देगा, तो फिर अब आयशा के साथ इस तरह की सिंपैथी दिखाने का क्या मतलब था। आयशा ने बड़ी धीमी और उदास आवाज में फोन पर सागर से कहा, कोई बात नहीं, कहीं न कहीं मैं भी यह बात अब तक समझ चुकी हूँ कि नसीब से ज्यादा और नसीब से पहले कभी किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। वह फूल शायद मेरे नसीब में नहीं थे। अब आयशा ने सागर से यह बात कही तब रोहित और अनिका ठीक आयशा के सामने खड़े थे। उसने जो बात कही थी उसके पीछे छिपा मतलब रोहित और अनिका अच्छी तरह से समझ चुके थे। कहीं न कहीं आयशा का इशारा इस बात पर भी था कि अगर वह फूल आयशा के हाथ नहीं लगे थे, इसका मतलब कहीं न कहीं एक सिग्नल मिल रहा था कि आयशा अपने अतीत से जुड़ी बात रोहित और अनिका से छुपा कर रखे। सागर ने फोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल मैं एग्जीबिशन में जाने वाला हूँ, क्या आप मुझे वहाँ मिलेंगे? आयशा मारवा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो चीजें नसीब में नहीं लिखी होती उनकी प्रदर्शनी में मैं हाजिर नहीं होती। यह कहते हुए आयशा ने कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए अपना हाथ अपने फोन की ओर बढ़ाया। इससे पहले कि आयशा अपना फोन डिस्कनेक्ट करती, अनिका ने आयशा के हाथ से वह फोन ले लिया और सीधे सागर से पूछा, तुम्हें जो प्रिस्क्रिप्शन मिली है क्या तुम बता सकते हो उसमें क्या लिखा है?
सागर पहले तो अनिका की आवाज सुनकर चौंक गया, मगर सागर समझ चुका था कि जरूर जो लड़की इस वक्त फोन पर बात कर रही थी वह बहू आयशा की थी। इसलिए बिना कोई सवाल किए सागर ने एक के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखी तमाम इंग्रेडिएंट्स अनिका को बता दी। प्रिस्क्रिप्शन में लिखी सारी चीजें लगभग वही थी जो अनिका ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी थी। बस उस प्रिस्क्रिप्शन में एक ऐसी चीज है जो अनिका के प्रिस्क्रिप्शन के मुकाबले कम थी। अनिका ने सागर की पूरी बात सुनने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मुस्कुराते हुए आयशा की ओर देखकर कहा, आंटी जी, कल हम जरूर उस एक्सहिबिशन में जाएंगे। आयशा यह सुनकर हैरान हो गई थी। अनिका बड़ी ही बारीकी से आयशा और सागर के बीच हो रही बातें सुन रही थी। अनिका एक्सहिबिशन के बारे में भी सब कुछ जान चुकी थी। आयशा नहीं जानती थी कि वह जिस वक्त सागर के साथ फोन पर बात कर रही थी, सागर की सारी बातें अनिका और रोहित भी साफ साफ सुन पा रहे थे। आयशा ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, एक्सहिबिशन में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा जिनके पास इनविटेशन है। रोहित और अनिका के ठीक पीछे सावित्री खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। सावित्री ने आगे आकर आयशा की ओर देखकर कहा, मैडम, जहाँ तक मुझे लगता है वह औरत देविका इस एक्सहिबिशन का इनविटेशन आपको जरूर भिजवाएंगे। सभी लोग सावित्री की यह बात सुनकर हैरान हो गए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को लेकर सावित्री इतनी श्योर कैसे हो सकती थी। तभी सावित्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बंगले में टाइम पास करने के लिए काफी कम साधन है मेरे पास, इसलिए कई बार मैं टीवी पर सास बहू की सीरियल देखती रहती हूँ। आजकल के टीवी सीरियल में घर के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काफी ड्रामा करते हैं। और जहाँ तक यह देविका मैडम का सवाल है, वह भी सीरियल की किसी वैम्प से कम नहीं है। एक्सहिबिशन बगैर तो सिर्फ एक बहाना है आयशा मैडम को नीचा दिखाने के लिए, और जिसे नीचा दिखाना हो उसे वह जरूर इनविटेशन भेजेंगे ताकि सबके सामने वह यह साबित कर सके कि किस तरह पेड़ पौधों की देखभाल करने के मामले में वह आयशा मैडम से कितनी आगे हैं। सावित्री की इस बात में बहुत बड़ा लॉजिक था। सावित्री की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने सावित्री की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी लगता है कि देविका आंटी इन्हें जरूर इन्वेस्टिगेशन भेजेंगी, और अगर ऐसा हुआ तब तो कल एक्सहिबिशन में वाकई में बड़ा मजा आने वाला है। आपकी सीरियल में अंत में जीत सच्चाई की होती है, उसी तरह असल जिंदगी में भी कल कुछ ऐसा ही होगा। अनिका की यह बात तो सावित्री समझ पा रही थी, और ना ही आयशा। बस अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर आयशा ने अनिका से कहा, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन आया तो चले जाएंगे। अनिका की बात सुनने के बाद अचानक ही पूरे वातावरण में काफी पॉजिटिव छा गई। सब लोगों को एक साथ मुस्कुराता हुआ देखकर सावित्री ने कहा, आज तो सचमुच बड़ी खुशी का दिन है। मैडम का पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंसकर बातें कर रहा है। रोहित बाबा, आज मैं आपके लिए आपके बचपन का मनपसंद खाना बनाती हूँ। बचपन में अपने हाथों से पकाकर आपको कई बार खिलाया है। आपको याद तो नहीं होगा, मगर आज शायद फिर से वही जायका खाकर आपको बचपन की कुछ यादें ताजा हो जाएं। यह कहने के बाद सावित्री तेजी से बिला के अंदर चली गई। सावित्री के जाते ही अचानक ही सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई। आयशा और रोहित के बीच में अक्वार्ड साइलेंस बन गई। माँ बेटे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहे थे। सालों तक दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अनजान बनकर रहे थे, और आज अचानक पहली बार सालों बाद माँ अपने बेटे के सामने मुस्कुराई थी। आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रोहित को अपने बचपन की माँ याद आ गई, जो कभी रोहित को अपने सीने से लगाकर गोल गोल घुमाने लगती, तो कभी उसे डांट कर सुला देती, कभी अपने हाथों से खाना खिलाती, तो कभी कोई शैतानी करने पर प्यार भरा फटकार भी देती। रोहित की मासूम आंखों में आज भी सिर्फ एक ही सवाल था अपनी माँ के लिए, माँ, इतने साल कहाँ थी तुम? एक माँ होने के नाते आयशा ने रोहित की आंखों में यह सवाल पढ़ लिया था, मगर वह अभी उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए रोहित और अनिका से नजरें चुराते हुए आयशा ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे भी सावित्री की मदद करनी चाहिए। वह क्या है ना कि सावित्री की भी उम्र होने लगी है। अगर मैं उसका हाथ न बटाऊं तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देती है।
अनिका और रोहित दोनों जानते थे कि आयशा बहाना बनाकर किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती थी, मगर वह दोनों आयशा को रोककर सिचुएशन और ज्यादा अक्वार्ड नहीं करना चाहते थे। आयशा के अंदर जाते ही रोहित और अनिका भी धीरे धीरे चलकर बीला के अंदर जाने लगे। बीला के अंदर जाते ही रोहित और अनिका किचन की ओर जाने लगे। किचन के ठीक बाहर खड़े होकर रोहित चुपके से अपनी माँ को किचन में काम करता हुआ देखने लगा। तभी अचानक आयशा की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। आयशा सावित्री से कह रही थी, सुनो, पालक बिल्कुल पसंद नहीं है उसे, और मुझे पता है कि उसने पालक कई सालों से छुए भी नहीं होंगे। एक काम करो, पालक का बिल्कुल पतला पीस बना दो और सब्जी में डाल दो उसे। पता भी नहीं चलता कि उसने पालक खाया है। पालक के टुकड़े अगर उसके मुंह में आए तो वह सब्जी नहीं खाएगा। अगर पालक का पेस्ट बनाकर सब्जी में डाली जाए तो वही पालक उसे बहुत पसंद आती है। और सुनो, एक्सेलेंट का पूरा फूल बनाना, जिसमें अंडे, मशरूम, ब्रोकली और कई सारे गोभी के पत्ते डालना। आजकल साहबजादे डाइटिंग कर रहे हैं। अपनी माँ की यह सारी बातें सुनकर रोहित की आंखें भर आई थी। रोहित समझ चुका था कि रोहित से दूर रहने के बावजूद उसकी हर बात की खबर आयशा रखा करती थी। बचपन की बातों से लेकर रोहित की बदली हुई आदतों तक हर एक चीज आयशा को पता थी। वो रोहित से दूर थी मगर अनजान बिल्कुल नहीं थी। अनिका जान चुकी थी कि रोहित अब किसी भी तरह अपनी माँ के सीने में छुपे उस राज के बारे में जानना चाहता था, जिसने रोहित को अपनी माँ से सालों साल दूर रखा था। मगर अनिका यह भी जानती थी कि हर चीज का एक वक्त होता है, और इस वक्त इंतजार के अलावा रोहित के बस में कुछ नहीं था। रोहित और अनिका किचन के बाहर खड़े रहकर यह सब कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक ही किचन के अंदर से आयशा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे सावित्री तो जीनियस है। सावित्री की बात बिल्कुल सच निकली। यह कहते हुए आयशा अपना फोन हाथ में लिए बाहर निकली। रोहित और अनिका को सामने खड़ा हुआ देखकर मुस्कुराती हुई आयशा ने कहा, सचमुच सावित्री जीनियस है। देखो, उसने जो कहा वह सच हुआ। अभी अभी मेरे फोन पर देविका ने एक मैसेज भेजा है। उसने कल के फूलों के एक्सहिबिशन में मुझे इनवाइट किया है। मैं अपने साथ और 3 लोगों को ले जा सकती हूँ, तो बताओ कौन कौन मेरे साथ आना पसंद करेगा। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे किसी भी एक्सहिबिशन में जाना हो तो उसे किसी भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी। रोहित अगर गेट पर खड़ा हो जाए तो किसी सिक्योरिटी वाले में यह हिम्मत नहीं थी कि रोहित को अंदर जाने से रोक सके। मगर अपनी माँ के सामने वह अपने पावर का दिखावा नहीं करना चाहता था। रोहित और अनिका को मैसेज की डिटेल बताने के बाद आयशा के साथ वापस किचन में खाने की तैयारियां करने चली गई। तभी अनिका ने रोहित की ओर देखकर धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे भी अंदर चलकर उन दोनों की मदद करनी चाहिए। यह बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित कोई ऐसी बात सोच रहा था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने जिसे तुम्हें हंसी आ रही है? रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हो। कहीं तुम भी तो सावित्री की तरह छुप छुप कर टीवी सीरियल नहीं देखती हो। रोहित की बात को पूरी तरह इग्नोर करके अनिका ने किचन में चले जाना ही बेहतर समझा। अनिका के जाते ही रोहित का मोबाइल फोन बजने लगा। रोहित के मोबाइल फोन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। ज्यादातर रोहित अननोन नंबर को कभी एंटरटेन नहीं करता था, इसलिए रोहित ने उस अननोन नंबर से आते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। मगर कुछ ही सेकंड बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आने लगा। कुछ देर तक वो उसको डिस्कनेक्ट करता रहा, मगर वह आदमी बार बार रोहित से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। रोहित ने बार बार डिस्कनेक्ट करने के बाद अचानक उसी नंबर से रोहित के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेहरबानी करके मेरा फोन उठाओ। जब मुझे तुम्हारे दादाजी ने घर से निकाला था तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं घर के किसी भी सदस्य से फोन पर भी बात नहीं कर सकता। रोहित अच्छी तरह से जानता था हंसराज ने जो रोहित से कहा था वह कहीं न कहीं सच भी था। इससे पहले कि हंसराज दोबारा रोहित को कॉल लगाते, उसने खुद अपने मोबाइल से उन्हें कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही हंसराज ने कहा, मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ।
बताना चाहता हूँ कि किस अंधेरे में तुमने पिछले 20 साल बिताए हैं। रोहित हंसराज की बात सुनकर चौंक गया। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए हंसराज ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे पिछले 20 साल से तुम्हारा तिरस्कार किया है। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि क्यों? रोहित को भी पिछले 20 साल से इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था और आज रोहित के अपने पिता ने रोहित के सामने उसकी बीती जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने की बात कही थी। रोहित चुपके से किचन के अंदर अपनी माँ को अनिका के साथ बात करते हुए देखने लगा। जिंदगी में पहली बार रोहित की नजदीकियां अपनी माँ से बढ़ रही थी और दूसरी तरफ रोहित की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज कुछ ही पलों में उसके सामने खुलने वाला था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हंसराज ने रोहित को कॉल करके यह सब कुछ बताने का फैसला क्यों किया था। अगर हंसराज असली वजह जानता ही था तो फिर रोहित को यह वजह बताने में उसने इतने साल क्यों लगा दिए थे। मगर रोहित को इस वक्त सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था। आखिर 20 साल उसकी माँ ने रोहित को अपने आप से अलग क्यों रखा था। रोहित ने अपनी गहरी आवाज में, बड़ी सख्त आवाज में हंसराज से फोन पर कहा, बताइए क्या जानते हैं आप इसके बारे में। हंसराज मारवा ने कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद रोहित से धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, मैं इस वक्त तुम्हें जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो बात बड़ी ही सेंसिटिव है। ख्याल रहे कि इसका तुम पर या तुम्हारे मन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं जानता हूँ कि आज तुम खुद एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तुम्हारी भी एक फैमिली है। चीजों को सोचने समझने की शक्ति शायद अब मुझसे ज्यादा तुम्हारी है। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसका तुम्हारी वर्तमान जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना एक बाप होने के नाते यह मेरी हार होगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हंसराज जैसा स्योर्ड आदमी इतना इमोशनल क्यों हो गया था। 20 साल तक जिस बेटे की उन्हें याद तक नहीं आई, अचानक ही उस बेटे के बारे में वह इतने इमोशनल क्यों हो गए थे। यह बात रोहित की समझ के बाहर थी। अपनी बात शुरू करने से पहले हंसराज ने रोहित से कहा, देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। जिस तरह तुम मेरे बेटे हो, मैं भी किसी का बेटा हूँ। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार अपनी माँ से भी करता हूँ। मैं तुमसे इस वक्त कोई सौदा नहीं करना चाहता, बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है उसकी असली वजह बता दूँ। उसके बाद तुम मुझे मेरी माँ से मिलने दोगे। मेरा मतलब है कि मैं एक बार मारवा हाउस जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कई साल हो गए इस बेटे ने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी। मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। हंसराज की इस बात पर रोहित को काफी गुस्सा आने लगा था। एक तरफ हंसराज अपने बेटे को अपने बाप के प्यार की दुहाई दे रहे थे और दूसरी तरफ वह अपने ही बेटे के साथ एक सौदा करना चाहते थे। माँ की नफरत का कारण बताकर वह अपनी माँ का प्यार हासिल करना चाहते थे। रोहित ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, आज तक तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं। देविका के साथ अफेयर करके मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। हमारे समाज का ढांचा ही कुछ इस तरह से बना है कि ऐसे हालात में हमेशा पुरुषों को ही दोषी माना जाता है। और फिर मैंने भी कभी समाज के सामने असलियत बाहर नहीं निकाली, यह सोचकर कि अगर असलियत बाहर आ गई तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का नाम काफी बदनाम हो सकता है, जबकि तुम लोगों का कोई कसूर भी नहीं है। रोहित बड़े ही ध्यान से हंसराज का एक एक शब्द सुन रहा था। वह जानता था कि हंसराज एक काफी श्योर बिजनेसमैन है। अपने हर शब्द को नाप तोल कर कहना उनकी फितरत में था और इसीलिए रोहित एक बिजनेसमैन का टैलेंट देखते हुए उनके कहे हुए हर शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, असलियत तो यह है कि हम दोनों में अगर कोई धोखेबाज है तो वह तुम्हारी माँ है। हम दोनों शादीशुदा थे। मैंने कभी तुम्हारी माँ को धोखा नहीं दिया, बल्कि सच बात तो यह है कि तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया था। मुझे उसके किसी गैर मर्द के साथ संबंध के बारे में जब पता चला
तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं कई बार जानने की कोशिश की कि वह आदमी कौन था, मगर तुम्हारी माँ इतनी चालाक और शातिर थी कि कभी उसने अपने लवर के बारे में किसी को भनक तक न लगने दी। जब मैंने उससे कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद वह यह सब कुछ क्यों कर रही है, तो मुझसे कहने लगी कि वह मुझसे प्यार ही नहीं करती, उसका प्यार तो कोई और था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ ने सिर्फ मारवा खानदान का नाम अपनाने के लिए और मारवा खानदान की प्रॉपर्टी अपनाने के लिए मुझसे शादी की थी। मैं अपने आप को इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था कि मैंने अपने आप को कई बार खत्म करने की भी सोची, मगर फिर मेरे मन में तुम्हारा ख्याल आता, अगर मुझे कुछ हो जाता तो न जाने तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ और मारवा खानदान के साथ क्या करती। इसलिए मैंने आयशा को तलाक देने की सोच ली। मैंने उस आदमी के बारे में पता नहीं लगा पाया, इसलिए मैं सभी से यह कह दिया कि मैं देविका से प्यार करता हूँ और इस संबंध से अलग होना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया, मगर मैं जानता था कि अगर मैं चुपचाप घर से चला गया तो वह दिन दूर नहीं था जब आयशा तुम पर और पूरे परिवार पर कंट्रोल कर लेती और देखते ही देखते मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में कर लेती। लेकिन मैं तुम्हारे अधिकार तुमसे छीनते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने भी अपने बेटे के अधिकारों को बचाने के लिए एक चाल चली जिसमें आयशा बुरी तरह से फंस चुकी थी। आयशा के पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे मजबूरन मारवा खानदान छोड़कर और तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। यह सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, अपने बेटे के लिए किया। आयशा शायद आज भी अपने उस पुराने लवर को चाहती है, मगर किस्मत का खेल देखो, जिस दौलत और ताकत को पाने के लिए आयशा ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, आज वही दौलत ताकत उससे मीलों दूर हो चुके हैं। हंसराज की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, मगर वो रोहित का रिएक्शन जानना चाहता था। रोहित कुछ देर तो फोन पर बिल्कुल खामोश रहा। हंसराज ने सोचा कि उसकी बातों का असर रोहित के दिलो दिमाग पर हो चुका था। हंसराज दिल्ली के बीचों बीच बने छोटे से एक बंगले में कॉफी टेबल पर देविका के सामने बैठा था। देविका खुद हंसराज की बातें सुनकर हैरान थी। देविका ने इशारे से उससे पूछा कि रोहित पर उसकी बातों का क्या असर हो रहा है। हंसराज ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए देविका से चुप रहने का इशारा किया। तभी अचानक हंसराज के कानों पर रोहित की आवाज पड़ी। रोहित ने कहा, आपने कहानी तो बहुत बढ़िया बनाई है और बहुत अच्छी तरह से सुनाई भी। मेरी जगह और कोई होता तो शायद आपकी बातें मान भी लेता, मगर अफसोस, आप मारवा खानदान के बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह झूठ बोलना भी नहीं आता। अक्सर बड़ी बड़ी डील्स अपने कब्जे में करने के लिए हम छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं, मगर वह झूठ इस तरह से कहे जाते हैं कि सामने वाले को जरा भी शक ना हो। मगर आप तो पहले ही कदम पर पकड़े गए। हंसराज रोहित की बात सुनकर काफी हैरान हो गए। हंसराज ने रोहित से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यह सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ? रोहित ने हंसराज से कहा, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो मेरी माँ इस वक्त अपने प्रेमी और अपने आशिक के साथ बड़ी ही खुशी खुशी अपना घर बसाकर कहीं चैन की जिंदगी गुजार रही होती। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी माँ ने मुझसे दूर रहकर अपनी ममता का गला घोटकर घर से दूर अकेले ही अपना सारा जीवन बिताया है। अगर मेरी माँ ऐसी होती तो आज उनके हालात कुछ ऐसे ना होते। अफसोस, मैं आपकी बात मान नहीं सकता। तभी हंसराज ने रोहित से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। जब हंसराज ने सबूत की बात की तब रोहित भी कुछ सेकंड के लिए काफी सीरियस हो गया। वैसे रोहित को विश्वास था कि हंसराज उसकी माँ के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वह सब झूठ था, और रोहित के इमोशंस का फायदा उठाकर हंसराज इस वक्त किसी भी हालत में आयशा को रोहित की और मारवा खानदान की जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते थे। मगर जब हंसराज ने सबूत देने की बात कही तब रोहित भी ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, क्या तुम जानते हो कि बचपन में तुम्हारी माँ फूलों से नफरत किया करती थी, मगर अब तुम्हारी माँ के लिए तो जैसे फूल ही उनकी जिंदगी बन गए हैं।
उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आयशा जिस आदमी से प्यार करती थी उसे फूलों की खुशबू बड़ी पसंद थी। वह फूलों का शौकीन था और इसीलिए उसी की याद में आयशा अब अपनी पूरी जिंदगी फूलों के बीच गुजारना पसंद करती है। वरना तुम ही सोचो, आज से 20 साल पहले जिस औरत को फूलों से कोई लगाव नहीं था, अचानक उस औरत को फूलों से इतना प्यार कैसे हो गया। जो औरत अपने बच्चे तक को अपने से दूर रख सकती है, उस औरत को बेजुबान फूलों से इतना प्यार क्यों है? कभी यह सोचने की कोशिश की है? यह बात सुनने के बाद रोहित खिड़की से बने बाहर ग्रीन हाउस की ओर देखने लगा। ग्रीन हाउस में ठीक बीचों बीच एक गुलाब का पौधा लगा हुआ था। जब रोहित 7 या 8 साल का था, तब अपनी माँ को ढूंढता हुआ रोहित गुलाब के फूल लेकर आयशा की चौखट पर आया था। मगर हमेशा की तरह आयशा ने रोहित को अंदर आने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि आयशा ने रोहित का चेहरा देखने तक से मना कर दिया था। उस वक्त रोहित ने अपनी माँ के लिए लाए हुए गुलाब के फूल चौखट पर रखे थे और मन ही मन रोहित यह बात अच्छी तरह जानता था कि उन गुलाब के फूलों को संभालने के लिए आयशा ने धीरे धीरे गुलाब के फूलों का जतन करना शुरू किया था। और देखते ही देखते आयशा मारवा फूलों से प्यार करने लगी। रोहित ने भी बचपन से उसी तरह आयशा पर नजर बनाए रखी थी जिस तरह आयशा ने रोहित के ऊपर नजर बनाए रखी थी। रोहित बचपन की अपनी सूझबूझ की वजह से आज आयशा का असली चेहरा जान सकता था। अगर रोहित इन सब बातों से परिचित नहीं होता तो शायद रोहित ने अपने पिता हंसराज की बातें मान ली होती। रोहित अपने पिता के मुंह से अपनी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था और ना ही अब रोहित हंसराज मारवा को हाउस में दाखिल होने देना चाहता था। हंसराज एक बात नहीं जानते थे कि वह अपने बेटे रोहित को अपनी मां के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, मगर उस राह पर चलते चलते उन्होंने रोहित को ही अपने खिलाफ कर दिया था। रोहित ने हंसराज से कहा, मुझे लगता है आपको मुझसे और दादी माँ से दूर ही रहना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है। रोहित की बात सुनते ही हंसराज ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम यह भूल रहे हो कि मैं उस घर का बेटा हूँ और तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे बाप होने के नाते मैं चाहता तो खुद ही अपना हक जताकर घर के अंदर घुस सकता था, मगर मैंने अब तक बड़ी ही शांति से काम लिया है। मगर तुम इसे मेरी कमजोरी मत समझना। बेटे हो तुम मेरे, प्यार करता हूँ मैं तुमसे और इसीलिए तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। जरा सोचो, इतने साल मैंने तुम्हारे बिना किस तरह गुजारे होंगे। इस तरह का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, अगर इतना ही प्यार करते थे तो 20 साल मुझसे दूर क्यों रहे? आपने मुझे कांटेक्ट बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, उस औरत की वजह से, सब कुछ आयशा की वजह से। आयशा ने ना तो तुम्हें अपनाया और ना ही मुझे अपनाने दिया। उसने ना सिर्फ अपने बेटे को अपने आप से दूर रखा, बल्कि उसी की वजह से एक बाप अपने बेटे से बिछड़ गया। मगर अब मुझसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं घर आकर पूरे परिवार के साथ सुलह करना चाहता हूँ। क्या मैं कल घर आकर तुम सबसे मिल सकता हूँ? हेलो हेलो। हंसराज बार बार फोन पर हेलो हेलो बोलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। हंसराज काफी शॉक हो गए थे। हंसराज के सामने बैठी देविका ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हें मारवा हाउस में दाखिल होने देगा? हंसराज अपना फोन अपने गालों से लगाकर कुछ देर तक सोचने लगे। जब देविका को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो देविका ने अपना सवाल बदलते हुए हंसराज के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुमने अभी अभी तुम्हारे बेटे से आयशा के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या वह सच है? हंसराज मारवा ने अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहा, यूं समझ लो कि आधा सच है। हंसराज की बात पूरी करते हुए देविका ने कहा, इसका मतलब यह है कि आधा झूठ है? तुम भी कमाल करते हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारा ये आधा झूठ पकड़ा गया तो हो सकता है कि तुम जिस बेटे से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वह बेटा तुमसे और दूर निकल जाए? और यह मत भूलना, अगर रोहित तुमसे दूर निकल गया तो मारवा हाउस भी हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। देविका की इस बात पर हंसराज बिल्कुल खामोश अपनी जगह पर बैठा रहा। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ, यह अगर आयशा ने रोहित को सब कुछ सच सच बता दिया तब क्या करोगे?
इस बात पर मुस्कुराते हुए हंसराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है ना कि वह एक माँ है, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और वह अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहित को सच्चाई बता दी तो यह रोहित के लिए खतरनाक हो सकता है। और जहाँ तक मैं आयशा को जानता हूँ, वह रोहित से बहुत प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित पर वह आंच नहीं आने देगी। जब तक आयशा के सीने में एक माँ का दिल धड़क रहा है, तब तक कम से कम वो ये राज अपने बेटे को कभी नहीं बताएगी। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित कुछ देर तक वहीं खिड़की के पास खड़ा ग्रीन हाउस की ओर देखता रहा। अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर रोहित काफी अनकंफर्टेबल हो चुका था। रोहित को इस वक्त अपने पिताजी पर घिन आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी ही बीवी को इतना बेइज्जत कैसे कर सकता था। रोहित बार बार आयशा के अकेलेपन में गुजारे 20 साल के बारे में सोच रहा था। अपने परिवार से दूर, अपने बेटे से दूर उस औरत ने किस तरह 20 साल अकेलेपन में गुजारे होंगे, यह बात रोहित को अंदर से खाए जा रही थी। ऐसा नहीं था कि बेटा होने के नाते रोहित ने कभी भी अपने फर्ज से पीछे हटने की कोशिश की थी। रोहित ने बिना आयशा को एहसास हुए आयशा की सेफ्टी और सहूलियत के लिए बिला के आसपास काफी लोग लगा रखे थे। रोहित ने हमेशा इस बात का भी ध्यान रखा था कि आयशा को कभी कोई फाइनेंशियल तकलीफ ना हो। आज भी सावित्री की सैलरी मारवा हाउस से दी जाती थी। भले ही सावित्री सिर्फ और सिर्फ आयशा के लिए काम करती थी, मगर सावित्री की तनख्वाह मारवा हाउस से चेक की जाती थी। रोहित ने हमेशा से इस बात का ध्यान भी रखा था कि घर का कोई भी सदस्य आयशा मारवा के अधिकारों को कभी भी छीनने की कोशिश न करे। मगर इन ख्यालों के बीच कहीं न कहीं रोहित को बार बार हंसराज की कही हुई बातें याद आ रही थी। रोहित मन ही मन सोचने लगे कि क्या सचमुच हंसराज ने जो बातें कही थी उसमें कोई सच्चाई थी? क्या सचमुच आयशा ने अपने किसी अनजान साथी के लिए अपने बेटे को छोड़ा था? रोहित मन ही मन अपने आप से काफी नाराज हो गया था। जब रोहित के मन में यह बात चली, तब अचानक ही रोहित ने अपना एक हाथ जोर से अपनी पीठ पर मारकर तुरंत अपने आप को ऐसे ख्यालों से बाहर निकाल लिया। तभी रोहित ने पीछे से अनिका और आयशा की आवाज आने लगी। रोहित ने मुड़कर देखा तो अनिका और आयशा दोनों मिलकर खाने का टेबल सजा रहे थे। एक के बाद एक सावित्री और आयशा रोहित की पसंदीदा डिशेज टेबल पर परोसने लगे। रोहित 8 सालों बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाने वाला था। यह पल रोहित के लिए काफी इमोशनल था। रोहित डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी आयशा ने रोहित के सामने एक थाली रखी और एक के बाद एक बनाई हुई डिशेज रोहित की थाली में परोसने लगी। आयशा मारवा ने रोहित से कहा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाने की कोशिश की है मैंने। इतने सालों में शायद तुम्हारी पसंद बदल गई हो। मुझे जितना याद था मैंने उतनी कोशिश की है। और हाँ, यह तुम्हारी थाली में थोड़ा सा गुड़ भी रखा है। बचपन में बिना गुड़ के तो तुम खाने को हाथ भी नहीं लगाते थे। अब पता नहीं तुम्हें आज भी खाने के साथ गुड़ की आदत है भी या नहीं। वो क्या है ना, 20 साल बीत गए हैं, मगर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो कल की ही बात हो, जब मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया करती थी। यह बात मुंह से निकलते ही अचानक आयशा ने अपने आप को रोक लिया। अचानक ही आयशा के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई थी। सावित्री और अनिका हैरान होकर आयशा की ओर देखने लगे। तभी सावित्री ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैडम आप भी बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। तभी आयशा ने सावित्री की ओर देखकर कहा, अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो जानती हो कि मैं खाना खा चुकी हूँ। सावित्री ने आयशा मारवा की ओर देखकर कहा, मैडम आज तक आप पेट भरने के लिए खाना खाती थी, आज मन भर के खा लीजिए। सावित्री चाहती थी कि माँ अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खाए। अनिका भी यही चाहती थी। सावित्री और अनिका ने आयशा को ठीक रोहित के बगल में बिठाया। आयशा ने अपनी थाली में रोहित की पसंदीदा सब्जी ला दी। आयशा ने हाथों में निवाला था, मगर उनका ध्यान पूरी तरह से रोहित की थाली में था। उन्हें बस इसी बात की चिंता थी कि खाना खाते वक्त रोहित को कहीं किसी चीज की कमी ना हो जाए। रोहित भी इस वक्त अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। सालों बाद अपनी माँ के साथ इस तरह बैठकर रोहित वक्त गुजार रहा था। सब कुछ जैसे थम सा गया था। वक्त जाकर रोहित को सीधे 20 साल पहले ले गया था। धीरे धीरे रोहित ने निवाला बनाकर खाना खाना शुरू किया। रोहित ने कई सालों से ऐसा खाना नहीं खाया था।
आयशा के हाथों से बनी हुई डिशेज जैसे ही रोहित के मुंह लगी, रोहित को ऐसा लगने लगा जैसे वह वही स्वाद था जो आज तक रोहित देश विदेश के हर बावर्ची के हाथों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मारवा हाउस में 21 बावर्ची थे। रोहित और हर रोज अलग बावर्ची के हाथ से बना हुआ खाना खाता था, मगर कभी भी रोहित को वह सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता था जो आज उसे एक निवाला मुंह में रखते ही मिला था। रोहित अब अच्छी तरह जान चुका था कि जिस स्वाद की तलाश में वह पूरी दुनिया भटकता रहा, दरअसल वो स्वाद बचपन में उसकी जीभ से लगा था, और उसकी माँ के साथ साथ वह स्वाद भी रोहित की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वक्त हर जख्म पर मरहम लगाने वाला था। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने वाला था। रोहित को इतना प्यार से खाना खाते हुए आज से पहले कभी भी अनिका ने नहीं देखा था। अनिका ने हमेशा देखा था कि रोहित स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता था। ज्यादातर वक्त वह सिर्फ सलाद खाया करता था। आज रोहित के सामने सलाद का पूरा बाउल पड़ा था, मगर रोहित का ध्यान सिर्फ रोटी सब्जी पर था। रोहित को इस तरह खाना खाते देख आयशा बड़े ही प्यार से रोहित को देखती रही। तभी अचानक आयशा के फोन पर एक नंबर फ्लैश होने लगा। उस नंबर को देखते ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। उस नंबर की ओर देखकर आयशा ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर डिस्कनेक्ट करने के कुछ ही देर बाद वह कॉलर दोबारा आयशा को कॉल करने लगा। इस बार आयशा मारवा की चेहरे की परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। आयशा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके कॉल करने वाले को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर वह कॉल करने वाला भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह बार बार आयशा को कॉल लगाए जा रहा था और आयशा बार बार कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। अनिका और रोहित दोनों आयशा के चेहरे की उलझन साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अनिका ने बड़ी धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? आयशा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो ना, अब इतने सालों बाद मैं अपने बेटे के साथ खाना खाने बैठी हूँ, मगर यह मार्केटिंग वाले पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन यह मार्केटिंग वाले कॉल करके परेशान करते रहते हैं। आयशा की बात सुनकर रोहित ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रोहित ने आयशा से कहा, मगर इस वक्त तो सारे ऑफिस बंद हो चुके होंगे। हो सकता है यह कोई मार्केटिंग कॉल ना हो और कोई अर्जेंट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। आयशा ने फिर से बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इस नंबर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी नंबर से बार बार कॉल आता रहता है। मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या आपको लोन चाहिए, क्या कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। रोहित और अनिका अच्छी तरह से जानते थे कि आयशा बात को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर उलझन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी फिर से आयशा का फोन बजने लगा। उसी अननोन नंबर से फिर से कॉल आ रहा था। अनिका ने बड़े ही ध्यान से देखा, वह नंबर आयशा के मोबाइल में स्टोर नहीं था। आयशा ने फोन स्क्रीन पर तुरंत अपनी उंगलियां फेरते हुए उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर खामोशी छाई रही। आयशा को अब तक काफी मुस्कुराहट रोहित और अनिका से बातें कर रही थी। अचानक ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि मन ही मन वह अपने आप से कई सारे बातें कर रही थी। अपना खाना पूरा करके रोहित ने आयशा से कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। आयशा अभी भी अपने हाथ में निवाला पकड़े हुए अपनी थाली की ओर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित की बात आयशा के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। तभी रोहित ने फिर से अपनी आवाज जरा सी ऊंची करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? अचानक ही होश संभालते हुए आयशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा, हाँ, मुझे लगता है अब बहुत देर हो गई है। तुम दोनों को अब चलना चाहिए। अपना निवाला थाली में रखते हुए वो रोहित के लिए नैपकिन ले आई। रोहित ने अपने हाथ धोकर उसी नैपकिन से अपने हाथ पोंछे और आयशा से थैंक्स कहकर अनिका के साथ मेन डोर से बाहर चला गया। जैसे ही रोहित अपनी कार के पास पहुंचा, पीछे से आवाज लगाते हुए आयशा ने अनिका से कहा, भूलना मत, कल हमें एक्सिबिशन में जाना है। अब वही मुलाकात होगी। अनिका ने भी आयशा की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, और आप भी अपना वादा याद रखिएगा। अनिका जानती थी कि आयशा ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगर वह आर्किड के फूल बचाने में अनिका कामयाब हो जाती है तो आयशा मारवा अपनी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सच रोहित को बता देगी।
अनिका की बात का जवाब देते हुए धीमी आवाज में आयशा ने कहा, जरूर, कल मिलते हैं। रोहित और अनिका ने आयशा को गुड बाय कहा और कार में बैठकर विला से निकल गए। आयशा काफी देर तक रोहित की कार को जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही रोहित की कार दिल्ली हाईवे की ओर पहुंची, रोहित ने अचानक ही कार को साइड में लगा दिया। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम तो अब हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जानती हो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी? अचानक ही रोहित ने जो बात कही थी वह अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। अनिका ने रोहित से पूछा, यह क्या कह रहे हो? अचानक हैकिंग की बात कहाँ से आ गई? रोहित ने अनिका से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का फोन हैक करो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि अभी अभी उसने जो कॉल आया था वह किसने किया था। अनिका रोहित की बात सुनकर शॉक हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित क्या कहना चाहता था। रोहित ने अनिका की आंखों में पढ़ लिया था कि अनिका को रोहित की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए अनिका को समझाते हुए रोहित ने कहा, देखो, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अनिका इस बार रोहित की बात बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। अनिका जानती थी कि अपनी माँ को लेकर रोहित कई दिनों से काफी इमोशनल टेंशन से गुजर रहा था, मगर इस वक्त रोहित ने जो मांग की थी वह काफी हद तक अनिका को सही नहीं लग रही थी। अनिका ने बड़ी ही तेज नजरों से रोहित की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात सोच भी कैसे सकते हो? अनिका एक औरत होने के नाते जानती थी कि ऐसे वक्त पर एक मर्द क्या सोच सकता था, मगर रोहित को अनिका ने कभी इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। मगर आज अपनी ही मां के फोन को हैक करके कॉलर के बारे में जानने की मांग करके रोहित ने अनिका को काफी डिसअपॉइंट कर दिया था। अनिका ने रोहित से कहा, क्या तुम जानते हो, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। औरतों की इज्जत करना जानते हो, उन पर विश्वास करना जानते हो और उनका विश्वास हासिल करना भी अच्छी तरह जानते हो, मगर आज तुमने इतनी नीची बात करके यह साबित कर दिया है कि तुम भी बिल्कुल उन्हीं मर्दों में से हो जो एक अकेली औरत को हमेशा नीची नजरों से देखते हैं। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन इस वक्त मेरी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि खुद मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि उन्हें एक बहुत बड़े जाल का शिकार बनाया जाए। अगर मुझे उन्हें बचाना है तो मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सच क्या है। अनिका रोहित की बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, मगर अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित ने बचपन से लेकर आज तक किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस किया था तो वह था एक माँ की ममता, और सालों बाद लौटी इस ममता को रोहित इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अनिका ने अपना फोन निकाला और एक सीक्रेट वेबसाइट पर लॉगिन किया। उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद कुछ देर तक अनिका अपनी फोन स्क्रीन पर कुछ टाइप करती रही। कुछ देर बाद अनिका को आयशा के फोन को हैक करने में कामयाबी मिल गई। हैक करने के बाद अनिका ने आयशा का कॉल लिस्ट अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। एक के बाद एक इनकमिंग कॉल पर अनिका नजरें घुमाने लगी। रोहित ने भी बड़े ही ध्यान से हर नंबर को चेक किया। तभी अचानक अनिका की नजर उस नंबर पर पड़ी जिस नंबर को अनिका ने अभी कुछ देर पहले आयशा के मोबाइल पर फ्लैश होते हुए देखा था। अनिका अगर एक बार किसी चीज को देख ले तो वह चीज, वह नंबर या वह चेहरा अनिका के दिमाग में बिल्कुल किसी फोटो की तरह छप जाता था। अनिका के अंदर यह हुनर बचपन से ही था। वह नंबर देखकर अनिका ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही नंबर था जिस नंबर से आयशा को बार बार कॉल आ रहे थे। अनिका ने रोहित से कहा, यही वह नंबर है जिससे अभी अभी आयशा आंटी को बार बार कॉल आ रहा था। रोहित ने अनिका का फोन अपने हाथ में लिया और अपनी जेब से अपना फोन निकालकर वह नंबर अपने मोबाइल में स्टोर कर लिया। जब रोहित ने वह नंबर अपने मोबाइल फोन में स्टोर किया तो अनिका ने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे इस नंबर का? कुछ देर फोन स्क्रीन की ओर देखने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, मैं इस इंसान से बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनिका रोहित को रोकती या उससे कुछ बात करती, रोहित ने वह नंबर डायल कर दिया। कुछ देर तक उस फोन पर रिंग बजती रही। रोहित के दिमाग में इस वक्त तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर रोहित अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रोहित की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी।
तभी अचानक रोहित का कॉल कनेक्ट हुआ और सामने से एक आदमी की गहरी आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? रोहित ने तुरंत उस आदमी के सवाल के सामने खुद सवाल पूछा, पहले यह बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं। रोहित की आवाज सुनते ही वह आदमी बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक फोन पर खामोश रहने के बाद उस आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को कोई भी कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकेंड की जरूरत होती थी, मगर उस आदमी ने 15 से 20 सेकेंड के अंदर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैं इस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाई। कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकेंड तक कॉल पर बने रहना बहुत जरूरी है, तभी मैं यह नंबर ट्रेस कर पाऊंगी। अनिका की बातें रोहित के कानों पर पड़ रही थी, मगर रोहित के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के दिल और दिमाग के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रहा था। रोहित के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। रोहित अब यह भी सोचने लगा था कि क्या हंसराज ने जो बातें कही थी वह सब सच थी। क्या सचमुच रोहित की माँ ने अपनी प्रेमी के लिए अपने बेटे को अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। मगर फिर रोहित के अंदर का अपना बेटा अपनी ही बात को झुटलाने की कोशिश करता रहा। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 हिस्सों में बंट चुका था। रोहित का एक हिस्सा हंसराज की कही हुई बातें दोहरा रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा एक बेटा बनकर अपनी मां की तरफदारी कर रहा था। रोहित के लिए यह इमोशनल टर्बुलेंस काफी दर्दनाक था। अनिका बार बार रोहित को उसके नाम से पुकारने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की आवाज रोहित तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर अचानक ही अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे झटके से हिला दिया। रोहित ने होश में आते ही अनिका की ओर देखकर कहा, रहने दो, कुछ मत करो, मुझे नहीं जानना कि वह आदमी कौन है। कॉल ट्रेस करने की कोशिश मत करना। बस अब मुझे उसी घड़ी का इंतजार है जब मेरी माँ मुझसे सब कुछ सच सच कहेगी। जो भी सच है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं अब बस उस सच को अपनी माँ के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अनिका को भी कहीं न कहीं रोहित की यह बात बिल्कुल सही लग रही थी। अनिका ने रोहित को दिलासा देते हुए कहा, अब तुमने जो फैसला किया है वह बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। आज नहीं तो कल मुझे यकीन है कि आयशा आंटी तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। मैं यह नहीं कहती कि मैं जानती हूँ कि सच क्या है, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि आयशा आंटी का दिल की सच्ची है। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला दिया और गाड़ी स्टार्ट करके गुलेरिया हाउस की ओर जाने लगा। अनिका देर रात तक गुलेरिया हाउस पहुंची और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका जानती थी कि सुबह सुबह उसे आयशा के साथ देविका के रखे फूलों के एक्सहिबिशन में जाना था। अनिका खास एक्सहिबिशन में जाने के लिए सुबह जल्दी उठी और तैयार होकर धीरे से अपनी कार में से पहले आयशा को पिक करने उनकी विला में पहुंची। जब अनिका विला में पहुंची तब आयशा एक काफी सिंपल व्हाइट साड़ी पहनकर दरवाजे पर अनिका का इंतजार कर रही थी। काफी सिंपल और सादे पोशाक में भी आयशा काफी खूबसूरत लग रही थी। अनिका ने आयशा को थम्स अप का इशारा देते हुए कार में बिठा लिया। दोनों देविका ने भेजे हुए लोकेशन पर पहुंची। एक्सहिबिशन एक छोटे से गार्डन में रखा गया था, जिसके बीचों बीच वो पीले और किड्स को बड़े ही शान से सजाया गया था। आर्किड्स पर नजर पड़ते ही आयशा ने अनिका से कहा, यह तो कमाल हो गया, एक दिन के अंदर देविका ने इन फूलों पर जादू कर दिया है। देखो तो यह पौधा तो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है।